So, yesterday we dealt with the syllabus. ओवरलैपिंग पोर्शन देखा था हमने, जीएस में क्या होता है। सिलेबस यूपीएससी, ये क्लियर हो रहा है पहले से? तो इसका आज हम और थोड़ा एनालिसिस करेंगे. विल स्टार्ट क्लासेस आफ्टर दिस लेक्चर once you people have command over the syllabus. Okay, so topic 1 was related to subject, topic 2 was related to, किससे रिलेटेड था? सिलेबस. पेपर 1 किस कंटेक्स्ट में होता है? सोशियोलॉजी. और पेपर 2 किस कंटेक्स्ट में होता है? टाइटल क्या है पेपर 1 और पेपर 2 का? लिखवाया था कल, सिलेबस है, हैंडआउट है, उसमें देख के बताओ. पेपर 1 का टाइटल क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी. और पेपर 2 का टाइटल क्या है? तो वर्ल्ड रिलेटेड वेस्टर्न थियरिस्ट सारे किस में आते हैं? तो जब आंसर्स लिखोगे तो आंसर्स में वर्ल्ड के एग्जांपल्स कौन से पेपर में लिखेंगे? ज्यादा इंडिया के नहीं लिखेंगे. पेपर 1 में कम लिखेंगे. मेजर के कौन सा लिखेंगे? वर्ल्ड का. पेपर 2 किससे रिलेटेड है? तो जब आंसर्स लिखते हो तो मेजर एग्जांपल्स कहां के आने चाहिए? इंडिया के. और माइनर वर्ल्ड के लिखने हैं या बिल्कुल ही नहीं लिखना है? लिखना है. देखो, पेपर 1 टू यूपीएससी ने किया है, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है. क्लियर? सो पेपर 1 के हमने 3 पार्ट किए थे. इसमें कौन कौन से टॉपिक आते थे? 1+2+ थिंकर्स 4. और इसमें कितने टॉपिक आते हैं? पेपर 2 के कितने पार्ट हैं? A, C. A is related to features और idea और ideologies relating. Paper 2 part B structure, part C change. यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा था. अभी अगर आपको पूछे कि ये जो पूरा पोर्शन है सिलेबस का, इसमें से डायनेमिक पोर्शन कौन सा है, करंट अफेयर्स रिलेटेड कौन सा है? चेंज. तो इसको सर्कल करो. तो मेन से पहले सारा अपडेशन यहां से होना चाहिए, ये वाले पोर्शन से. दिस पोर्शन ऑफ सिलेबस इज डायनेमिक सोशियोलॉजी और इट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. तो आप जीएस में जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन इस पोर्शन में आता है. तो हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे आज, और उसमें देखेंगे कि कैसे इसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल में पूछता है. तो इंडिविजुअली हमने सिलेबस देखा है. अभी हम पेपर 1 और पेपर 2 का लिंकेजेस देखते हैं. पेपर 1 और पेपर 2 का लिंकेजेस देखेंगे. तो एक आप लोग अलग से चार्ट बनाएं. यहां पे लिखे सिलेबस, यहां पे इस साइड कॉर्नर में टाइटल लिखे पेपर 1, यहां पे लिखे टाइटल पेपर 2, और पेपर 1 का टाइटल लिखिए फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी. पेपर 2 का टाइटल लिखेंगे इंडियन सोसाइटी. अब जो एक हैंडआउट है आपके पास, ये वाला हैंडआउट सिलेबस वाला, ये वाला हैंडआउट निकालिए. एक हैंडआउट में मैंने ऑलरेडी लिंकेजेस करके देखा है, लेकिन उसको अभी मत देखना, ठीक है? अभी ओरिजिनल सिलेबस वाला हैंडआउट निकालिए जिसमें सोशियोलॉजी का सिलेबस है.
मैं पेपर 1 का टॉपिक इस साइड लिखूंगा, आपको पेपर 2 रिलेटेड टॉपिक कौन सा है वो ढूंढ के बताना है, ठीक है। तो ये सिलेबस साथ में रखना है। नाउ दिस पेपर 1 टॉपिक 1 इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? सब्जेक्ट। टॉपिक 2 किससे रिलेटेड है? टॉपिक 3 किससे रिलेटेड है? टॉपिक 4, टॉपिक 5, 6, 7, 8, 9 फैमिली एंड किनशिप, 10 चेंज, ठीक है। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसका टॉपिक 1 के सब टॉपिक्स क्या क्या है उसको एक बार रीड करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डू दिस एक्सरसाइज विथ मी, take out the original syllabus. If you don't have, you can see at the board also, it is visible, okay. Sociology, the discipline, modernity and social changes in Europe and emergence of sociology. मतलब sociology as a discipline emerge यूरोप में हुआ, किस टाइम पे हुआ और किन किन वजह से हुआ, ये हम देखेंगे। स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस, अदर सोशल साइंसेस मतलब इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, इनके साथ इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन, दो डिसिप्लिन के आपस में क्या कोरिलेशन है, क्या रिलेशन है, ये देखेंगे। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, कोई भी चीज आम आदमी एनालिसिस करता है, फैमिली को, सोसाइटी को, तो वो किससे करता है? कॉमन सेंस से करता है। बट सोशियोलॉजिस्ट जब सोसाइटी को व्यू करता है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नाउ पेपर 2 में ये वाला पोर्शन कहां पे है? ये पेपर 2 है, इसमें फर्स्ट वाला पोर्शन कहीं मिल रहा है आपको? टॉपिक A is related to perspectives on study of Indian society, impact of colonial rule, tribal. इसका पैरेलल टॉपिक क्या होना चाहिए? सोशियोलॉजी इन इंडिया, एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इन इंडिया। तो एक्सप्लिसिटली कहीं भी नहीं है सिलेबस में, ये इम्प्लिसिट है। तो आपको थोड़ा बहुत ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी कहां पे एमर्ज हुआ, तो आंसर्स में आप मिक्स करके उसको लिख सकते हो। तो ये कहीं भी एक्सप्लिसिट नहीं है, तो यहां पे लिखो साइड में, देयर इज नो पैरेलल टॉपिक। यहां पे एक्सप्लिसिटली कोई भी पैरेलल टॉपिक नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है कि हाउ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हैज एमर्ज इन इंडिया। बट फिर भी एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर 100 to 200 वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। कौन सा टॉपिक? एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, यहां पे लिखो। तो जो सिलेबस यूपीएससी का होता है प्लस लास्ट 10 years क्वेश्चन, ये असली सिलेबस होता है। क्योंकि जब तक हमको सिलेबस ही नहीं पता है हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? कुछ हिडन एस्पेक्ट्स होते हैं, so these are all the hidden aspects. Now टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3 इसको रीड करें सिलेबस में। जो ओरिजिनल सिलेबस है उसमें टॉपिक 2 और टॉपिक 3 किससे रिलेटेड है, इसको एक बार रीड करो। सोशियोलॉजी एज अ साइंस, तो कोई भी डिसिप्लिन जब एमर्ज होता है तो उसकी एक मेथडोलॉजी होती है थियरीज जनरेट करने के लिए। तो सोशियोलॉजी इनिशियली रिलाइड ऑन दिस मेथड ऑफ साइंस। साइंस के क्या मेथड होते हैं? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जैसे न्यूटन का लॉ था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसने एप्पल गिरा नीचे पेड़ से तो उसने ऑब्जर्व किया, देन ही कलेक्टेड डेटा, देन एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारा स्टेज होता है साइंटिफिक मेथड का। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं पहले क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है।
जो नेचुरल वर्ल्ड है उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें हम फिर पैटर्न ढूंढते हैं। तो एप्पल की जगह पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स है तो वो हमेशा नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, तो ऐसा पैटर्न्स निकालेंगे। ठीक है, पैटर्न्स निकाल ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर ये डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, टेबुलेशन में बनाते हैं, इस तरीके से करते हैं। फिर यहां पे डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर पैटर्न ढूंढते हैं, पैटर्न में से हम जनरलाइजेशन निकालते हैं कि यस कभी भी एप्पल आप 100 मीटर से 500 मीटर से कभी भी ऊपर से होता है तो हमेशा नीचे जाता है। फिर इसका जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, इसका जो जनरलाइजेशन होता है सब जगह स्प्रेड होता है, तो सारे लोग इसका टेस्टिंग करते हैं। जनरलाइजेशन के फाइनली ये क्या बन जाता है, लॉ, और ये क्या बन जाती है, थियरी विच इज यूनिवर्सली वैलिड। तो ये जनरली साइंटिफिक मेथड होते हैं। साइंटिफिक मेथड में आप उन्हीं चीज का ऑब्जर्वेशन करते हो जो आपके सेंस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो जो चीज आप सेंसरी ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते तो साइंस उसको नहीं मानता है, जैसे मैथोलॉजीज है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मेथड है। तो ये पूरा टॉपिक इससे रिलेटेड है, मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। साइंस, साइंटिफिक मेथड, क्रिटिक, मेजर थियोरेटिकल स्टैंड्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, यहाँ पे अलग अलग मेथोडोलॉजी है। पॉजिटिविज्म एंड क्रिटिक, फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पॉजिटिविस्टिक। फिर जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से अलग अलग मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, वेरिएबल सैंपलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। अब ये पेपर 1 में है, ये पेपर 2 में कहां पे है, मिल रहा है कहीं पे, नहीं मिल रहा, हिडन है, तो कहां पे हिडन होगा ये, जैसे एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हिडन था ना, कैसे हिडन होगा, किस पोर्शन में हिडन होगा, कौन से पार्ट में हिडन होगा। क्लू देता हूं, पेपर 2 पार्ट ए। थिंकर्स अपनी इंडियन थिंकर से थियरी बनाएंगे तो कोई मेथोडोलॉजी यूज करेंगे ना, तो ये वहां पे हिडन पार्ट है। तो ये जो टॉपिक 4 है, ये थिंकर्स यही मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, तो इन थिंकर्स में ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक होता है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमन बींग्स। सोशल साइंस ह्यूमन बींग्स को स्टडी करती है, नेचुरल साइंस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन दोनों में से लाइफ किसके पास है, तो ये इनएनिमेट हो जाता है। तो जो नेचुरल साइंस था वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को साइंटिफिक मेथड्स यूज करके स्टडी करती है। तो सोशल साइंस में, पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी में, जब 2 ग्रुप हो गए, इन दोनों ग्रुप का डिबेट किसमें था कि कौन से मेथड यूज करके थियरी बनाई जाए। तो एक ग्रुप ने कहा कि देयर शुड बी साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज्ड इन सोशियोलॉजी फॉर जनरेटिंग दी थियरीज। Another group said no, we cannot use this scientific method because science studies the natural objects, wherever social science will study the human beings which has life. तो जैसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को कभी भी स्टिमुली मिलता है तो वो वैसे ही रिएक्ट करता है। जैसे पानी है, पानी को आप गर्म करेंगे तो हमेशा बॉईल होगा। ठीक है, वो उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं होती है कि वो एक्सटर्नल स्टिमुली को इंटरप्रेट करके उसको रिएक्ट करे। बट ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट हो गया विच सेड वी शुड यूज साइंटिफिक मेथड, दिस इज पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ये आ जाएगा नॉन पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में ऑगस्ट कॉम, एमाइल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टालकोट पार्सन एंड वेबर, इन दोनों के बीच में आएगा। नॉन पॉजिटिविज्म में आपका इंटरैक्शनिस्ट थियरी आ जाएगी, फिनोमेनोलॉजी आ जाएगी, एथनोमेथोडोलॉजी आ जाएगी, फिर इसके भी कई सारे अंदर सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर 1 में है
ये थिंकर्स ये मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। तो पेपर 2 में डायरेक्ट क्या दिया है, थिंकर्स, तो वो भी तो कुछ मेथोडोलॉजी यूज करते हैं ना, तो वो हिडन एस्पेक्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहां पे लिखो कि ये जो थिंकर्स हैं ये मेथड्स यूज करेंगे। पेपर 2 में थिंकर्स कहां पे है, A1, कौन सा कोड है, A1। ठीक है, तो उसमें ये जो मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है वो इसमें हिडन है, बिकॉज वेन एवर इंडियन थिंकर्स विल बी गिविंग देयर थियरीज दे विल बी यूजिंग सर्टन मेथोडोलॉजीज, लेकिन एक्सप्लिसिटली पेपर 1 में जो डिबेट है वो पेपर 2 में नहीं है। तो पेपर 1 में यहां पे कोई पैरेलल टॉपिक नहीं है, तो ये जो पोर्शन है यहां पे 6 थिंकर्स है, यहां पे कितने हैं, थिंकर्स है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहां पे ये हिडन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लिसिट नहीं है। फिर स्ट्रेटिफिकेशन वाला जो 5th टॉपिक है उसका पैरेलल पेपर 2 में क्या है, ओरिजिनल सिलेबस अपने पास रखो। जो ये स्ट्रेटिफिकेशन है, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, थियरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में आप कैसे डिवाइड करते हो। तो इसका पैरेलल पेपर 2 कहां पे आया है, इंडिया में सोसाइटी स्ट्रेटिफिकेशन का क्या बेस है, कास्ट। तो देखो कास्ट सिस्टम है, दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। फिर और क्या डिवीजन है, ट्राइब्स, है ना, ट्राइब्स भी एक टाइप का स्ट्रेटिफिकेशन है, कास्ट, ट्राइब और सोशल क्लासेस करके एक टॉपिक होगा, एग्रेरियन क्लासेस, है ना, इंडस्ट्रियल क्लासेस, मिडिल क्लासेस। तो इन दोनों को लिंक कर दो यहां पे। जो टॉपिक 6 है पेपर 1 का, स्ट्रेटिफिकेशन, इट इज रिलेटेड टू B2। यहां पे सिर्फ हेडिंग लिखते जाना स्टार्टिंग में। यहां पे लिखो T5 स्ट्रेटिफिकेशन लिखा है ना, इसके ऑपोजिट में लिखो B, सोशल स्ट्रक्चर में कास्ट सिस्टम और ट्राइबल कम्युनिटीज और सोशल क्लासेस इन इंडिया। नेक्स्ट 6th टॉपिक कौन सा है, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। उसका कंटेंट पढ़ो, पेपर 1 में जो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है, और उसका रिलेटेड पेपर 2 में कौन सा टॉपिक्स आ रहे हैं। अब ये एक्सरसाइज में क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आंसर्स भी आपको इस हिसाब से लिखने हैं कि जो क्लास एज अ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन वाज इनिशियली गिवन बाय मार्क्स, देन अगेन इट वाज गिवन बाय वेबर, और उसको आपको इंडिया में अप्लाई करना है। तो जब भी मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास पे क्वेश्चन आता है पेपर 2 में, तो स्टार्ट वेबर और मार्क्स से आप करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरलिंकेज पता होना बहुत जरूरी है, और इसी से मार्क्स मिलते हैं। ऑप्शनल में कोई अलग कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जो कंटेंट दिया है उसका आप कैसे इस्तेमाल करते हो, उस पे मार्क्स मिलते हैं।
ठीक है, क्योंकि बुक्स तो ऑल सबके पास वही होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और यूटिलाइजेशन में डिफरेंस होता है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, फॉर्मल इनफॉर्मल वर्क, लेबर सोसाइटी, तो आप ये देखेंगे पेपर 2 में सोशल चेंजेस इन इंडिया है, उसमें आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो पेपर 1 का है वो C1A में आता है, तो यहां पे लिख दो C1A पैरेलल में। टॉपिक नंबर 6 के पैरेलल में लिखेंगे आप C1A विजन्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया में आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर रूरल एरिया की इकोनॉमी कैसी होती है वो आता है सोशल चेंज में 2 में, है ना, प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलप, ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, और इसका तीसरा पोर्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, वर्किंग क्लास का क्या थियरीज है, अर्बन सेटलमेंट्स, इनफॉर्मल सेक्टर, चाइल्ड लेबर, स्लम्स, डिप्राइवेशन, ऑल दीज आर द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पेपर 1। तो साइड में यहां टॉपिक 6 लिखा है, C1, C2 एंड C3। सेवन टॉपिक है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पेपर 1 का। उसका रिलेटेड टॉपिक कौन से हैं पेपर 2 में? C4 क्या है? पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि देखो नेशन यहां पे भी है, नेशन एज अ कंसेप्ट यहां पे भी है, तो कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए। ये इंडियन कंटेक्स्ट में होगा, ये वेस्टर्न, मिक्स मत करके आना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिर स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी। अब यहां पे जो डेमोक्रेसी हो इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखना है, यहां पे भी सिटीजनशिप है, यहां पे भी सिटीजनशिप आएगी, ठीक है। यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज है, यहां पे भी पॉलिटिकल पार्टीज है, और यहां पे जो सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ पावर है इसका एप्लीकेशन आप इंडिया के कंटेक्स्ट में करोगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स पावर और उनके पावर की थियरी है, वेबर की पावर की थियरी है, ठीक है, एक एलाइड थियरीज की पावर की थियरीज है, तो आप ये सारी यहां पे इनका अप्लाई करेंगे आप। फिर यहां पे सेक्युलराइजेशन है, आगे रिलीजन में आएगा, वो भी यहां पे है, ठीक है। फिर यहां पे सोशल मूवमेंट थियरी आएगी, व्हाट इज सोशल मूवमेंट, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। फिर इंडिया में जो सोशल मूवमेंट्स हुई है उसके कंटेक्स्ट में आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। तो एक ये यहां पे इसका एप्लीकेशन होता है, तो यहां टॉपिक 7 के पैरेलल में लिख दो C4 एंड 5। C4 एंड 5 यहां पॉलिटिक्स वेस्टर्न और वर्ल्ड कंटेक्स्ट में है, ये किसके कंटेक्स्ट में आ जाएगा? इंडिया के कंटेक्स्ट में आ जाएगा। तो थियरिस्ट यहां पे आते हैं, इनका एप्लीकेशन आपको कहां करना है? यहां पे वेस्टर्न थियरिस्ट आएंगे, यहां पे कुछ इंडियन थियरिस्ट भी आते हैं, उनके हिसाब से आपको एप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट टॉपिक 8 रिलीजन। तो पेपर 2 में उसका रिलेटेड कौन सा है? हाँ, तो सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ रिलीजन। तो सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ रिलीजन, डर्कीम, एमाइल डर्कीम आगे हम पढ़ेंगे, ही गेव द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, टोटेमिज्म, है ना। देन रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। तो ये जो रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी है, आपको यहां पे अप्लाई करके क्या लिखना है? रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। यहां पे एक थियरिस्ट आएंगे मैक्स वेबर, जो सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ रिलीजन में एक थिंकर है मैक्स वेबर। तो क्या होता है, एक चीज होती है कॉज और एक होता है इफेक्ट। तो वेबर स्टडीड दी religion, particularly Protestant, that how Protestant religion of church gave rise to capitalism. So how here religion is affecting the economy. अब मार्क्स ने इसका उल्टा कहा है कि जो कैपिटलिज्म ग्रो होता है वो रिलीजन को इफेक्ट करता है। तो ये सारा एप्लीकेशन आपको कहां? इंडिया के कंटेक्स्ट में लगाना है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे कंसेप्ट है रिलीजियस रिवाइवलिज्म, है ना, कि एवरी थियरिस्ट थॉट दैट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा रिलीजन कम होता जाएगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज में उल्टा रिलीजन बढ़ रहा है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में देखोगे, वेयर रिलीजन हैज बिकम द आइडियोलॉजी ऑफ प्रोटेस्ट। सो रिलीजन हैज फाउंड न्यू रोल इन दी मॉडर्न सोसाइटीज, पर्टिकुलरली इन पार्टी डेमोक्रेसी में रिलीजन बेस्ड वोट बैंक होता है। तो रिलीजन इज परफॉर्मिंग न्यू रोल इन दी मॉडर्न सोसाइटी। सो रादर religion weakening in the modern society, it is emerging and it is becoming stronger and it is performing new roles in the modern society which it was not performing earlier. तो ये सारा एप्लीकेशन यहां पे आएगा। फिर पेपर 1 का टॉपिक 9 है सिस्टम्स ऑफ किनशिप। सेम इसका एप्लीकेशन पेपर 2 में कौन सा है? यहाँ पे हम उन थियरिस्ट के हिसाब से देखेंगे फैमिली का क्या रोल होता है, मैरिज का क्या रोल होता है। हम ये इंडिया के टाइप्स में देखेंगे। जैसे इरावती कार्वे ने किनशिप सिस्टम पे स्टडी किया था, नॉर्थ साउथ में किनशिप सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे वो सारे इंडियन थिंकर्स आ जाएंगे। पेपर 1 का टॉपिक है सोशल चेंज इन इंडिया। तो इसका रिलेटेड पेपर 2 का कौन सा टॉपिक है? हाँ, C5। अब ये पूरा का पूरा पार्ट इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ चेंज है उसका सारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे करना है। तो दिस इज हाउ पेपर 1 एंड पेपर 2 आर इंटरलिंक्ड, ऑल्दो बोथ आर सेपरेट बट दे बिलोंग टू दी सेम सब्जेक्ट। और इसका आपको आंसर में एप्लीकेशन अभी नहीं आएगा, इवेंचुअली यू विल स्टार्ट लर्निंग, बट दिस इज यू हैव टू कीप इन द माइंड एंड दिस विल गिव यू मार्क्स, है ना। डर्किंग, मार्क्स, वेबर तो सारे बच्चे लिखेंगे, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में एप्लीकेशन कौन कर पाता है उस पे मार्क्स मिलते हैं। सो एक बार देख लो, देन विल मूव। इफ यू हैव एनी क्वेरी हाउ पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ दिस सिलेबस इज लिंक्ड। यस, हाँ, रिसर्च मेथड्स पर ही कहते हैं। करंट अफेयर्स एग्जैक्टली कैसे आएगा, अभी हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम होगी, उसमें आपको थियरीज अप्लाई करना है, वैसे करंट अफेयर्स आएगा। एज अ सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स नहीं है। जैसे आपके दिमाग में क्या है कि सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स नहीं आएगा कि सोशियोलॉजी में पिछले 10 साल में क्या हुआ। तो सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी मतलब पिछले 50 साल में क्या हुआ है। यहां पे हम करंट अफेयर्स का मतलब पिछले 1 साल में इंडियन सोसाइटी या वेस्टर्न सोसाइटी में क्या हुआ। नाउ यू एग्रीड। तो सब्जेक्ट में चेंज आता है ना, वो पिछले 1-2 साल में नहीं आता, पिछले 50 साल में क्या चेंज आया। तो सोशियोलॉजी में कंटेम्प्रेरी मेथड्स मतलब जो पिछले 60 साल में एमर्ज हुए हैं। इसमें करंट अफेयर्स इतना नहीं है, इसमें समझ लो ये स्टैटिक ही है, क्योंकि पिछले 60 साल का देखेंगे तो हमारे लिए वो स्टैटिक हो जाता है। करंट अफेयर्स मतलब जो पिछले 1 साल में आया है, अगले साल वो बदल जाएगा, लेकिन यहां पे जो मेथोडोलॉजी 60 साल बाद बदलती है, तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है। और पूछो। अभी मैं क्या ज्यादा थियरी नहीं बता रहा हूं, जैसे आप सिलेबस पढ़ेंगे तो और अच्छे से इंटरलिंक कर पाएंगे। अभी आपके दिमाग में बस ऐसा आइडिया होना चाहिए कि ये टॉपिक इससे रिलेटेड है। फिर आपको एग्जाम में क्या करना है, नोट्स साथ में कर देने हैं, ताकि आप थियरी 1 और पेपर 2 पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक इंटरलिंकेजेस होता जाएगा। ठीक है, जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो ये एक नोट्स हो जाएंगे आपके। जैसे आपने ये पॉलिटिक्स वाला बनाया, रिलीजन वाला बनाया, तो एग्जाम में कैसे आप अलग अलग रिवीजन नहीं करेंगे इसको। एग्जाम में क्या करेंगे आप, पहले पेपर 1 और रिलीजन का एक ही फोल्डर बन जाएगा। तो जैसे आप ये पढ़ेंगे उसके बाद ये पढ़ेंगे तो एक यूनिट हो जाता है, और तब इंटरलिंकेजेस और डेवलप होंगे। जैसे जैसे रिवीजन करेंगे इसके बाद ये पढ़ना है। और पूछो। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरलिंकेजेस।
between the two paper. सिलेबस का ओवरलैपिंग जीएस का हमने देख लिया था। अभी हम कुछ मार्क्स देखते हैं टॉपर के। तो दीज आर सम टॉपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 300 इन सोशियोलॉजी। ठीक है, 2018 के कुछ टॉपर्स हैं। तो जब भी कोई ऑप्शन स्कोरिंग है कि नहीं, वो 1 to 10 में मत देखो। रैंक डिटरमाइन नहीं करता है स्कोरिंग है कि नहीं। इन लोगों का लोअर रैंक है, मतलब 400 रैंक है, फिर भी 320 है। तो इनके भी मार्क्स आपको कंसीडर करने चाहिए वाइल सिलेक्टिंग दी ऑप्शनल। एंड अगर रैंक वाइज देखेंगे प्रीवियसली, तो ये सारे प्रीवियस ईयर्स के टॉपर है जिनके सोशियोलॉजी ऑप्शनल की वजह से या सोशियोलॉजी ऑप्शनल वो रख के पास हुए हैं। 2019, 18, 17, 16, 15, 13 हर साल आपको मिल जाएंगे। दिस नागराजन, he had a sociology optional and he is in Gujarat cadre also. He is a senior IAS officer now. उनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल था और उनको काफी अच्छे मार्क्स मिले थे उनके टाइम पे। सो दिस इज द मार्कशीट। ये एक टॉपर है, जागृति अवस्थी, प्रीवियस ईयर्स टॉपर है, रैंक 2 है। तो इनके अगर मार्क्स देखेंगे सोशियोलॉजी में, तो ये अच्छे मार्क्स है या एवरेज मार्क्स है? ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स कौन से होते हैं? 300 प्लस। शी इज गेटिंग 300 बिलो। तो इनके कुछ खास मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो उल्टा अगर आप ये देखेंगे पीछे के रैंकर्स जो हैं, इनके मार्क्स उन ओवरऑल टॉपर से ज्यादा है ऑप्शन, है ना। सो शी इज अ टॉपर बट नॉट बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजी। अगर उनको 330, 340 मिला होता जिस हिसाब से उनका रैंक है, तो उनका मार्क्स 300 प्लस होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अनदर टॉपर। ये इनकी मार्कशीट है। यू कैन, इफ मार्क्स आर विजिबल, 1052 पे सेकंड रैंक मिल जाता है। तो आपको सिर्फ 50% स्कोर करना है, ज्यादा स्कोर नहीं करना है एग्जाम में, है ना। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ 50% ही लाना है। इनके पेपर ऐसे में 132 थे, दिस इज गुड स्कोर। पेपर 1, 2, 3, 4, आप इनके जीएस के जो भी पेपर, इट इज ऑल पेपर में 100 प्लस है। तो शी हैज स्कोर्ड इन जीएस बेटर देन हर ऑप्शनल। ठीक है, तो अभी से क्या करना है आपको, जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी मार्कशीट लो, गूगल आउट करो और उनके थोड़े मार्क्स एनालिसिस करना चालू कर दो। दिस इज हाउ यू कैन डिवाइज योर ओन स्ट्रेटेजी। सो दिस इज अनदर टॉपर ऑफ अ प्रीवियस ईयर। इनके पेपर 1 में 162 थे, पेपर 2 में 150 थे, ओवरऑल 312 मार्क्स थे, रैंक 5th था। तो इनके मार्क्स अच्छे हैं ऑप्शनल में। बट इससे पहले जो हमने टॉपर देखे उनके एवरेज मार्क्स थे। तो ऑप्शनल में 250 इज एवरेज, 270, 280 ओके, बट ऑलवेज यू शुड ट्राई टू स्कोर मोर देन 300। और 300 लाने के लिए दोनों पेपर में कितना टारगेट रखना पड़ता है? 150। नाउ आपके पास क्वेश्चन पेपर है कल हैंडआउट का, 2021 का क्वेश्चन पेपर है। हमने सिलेबस एनालिसिस कर लिया है, अभी हम क्या एनालिसिस करेंगे? क्वेश्चन पेपर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर निकालिए, इसको 5 मिनट देखिए, इसका एनालिसिस करिए, पेपर 1 और 2 का।
दो पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो आपको हैंडआउट मिला है, नहीं तो ऑनलाइन अभी ऑफिशियल पेपर निकाल लीजिए यूपीएससी का 2021 का और उसका एनालिसिस करिए। नहीं तो नहीं मिल रहा है तो यहां बोर्ड पे देख लीजिए। दिस इज द ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी। तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो ये पेपर के लिए कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 2021 ऑफिशियल यूपीएससी वेबसाइट से या तो डाउनलोड या गूगल आउट करके इसका पीडीएफ निकाल लीजिए और उसका एक बार एनालिसिस करें। जिनको हैंडआउट या पीडीएफ नहीं मिला है वो लोग, मिल गया है हिरल? ओके, दिस इज मेंस एग्जामिनेशन 2021 sociology optional paper 1 and 2. Try to read it, then we will do its analysis. All of the online students, you have to do this. Ankur, Ishika, Grishma, Jugal, start doing it. और आप लोगों के पास जो सिलेबस है तो क्वेश्चन देखो और यहाँ पे सिलेबस का नंबर लिखते जाओ। जैसे यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी एमर्ज, ये सिलेबस के कौन से पार्ट से आया है? पेपर 1 ना। पेपर 1 में कौन सा टॉपिक? टॉपिक 1। ऐसे यहाँ पे मार्किंग करते जाओ सब में। हालांकि सारा कुछ नहीं कर पाओगे बट ट्राई टू डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स। इतना समझ में आ जाएगा पॉलिटिक्स से है कि कहां से है, ठीक है। अब जैसे डू यू थिंक एथोडोनोमोलॉजी हेल्प्स इन गेटिंग रिलायबल एंड वैलिड डेटा, तो ये किससे आ जा रहा है? ये मेथड से रिलेटेड है ना, कि डेटा कलेक्ट करने का अच्छा मेथड कौन सा है। तो ये आइदर इट विल बी फ्रॉम टॉपिक 2 और 3 ऑफ पेपर 1। इस हिसाब से यहां सब में लिखते जाओ। डिस्कस द चैलेंजेस इन कलेक्टिंग द डेटा, ये टॉपिक 1 के कौन से पोर्शन से आया है? टॉपिक 2 या 3 मेथड, है ना। देन एक्सप्लेन वेदर डर्किम्स थियरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज रिलेवेंट इन द प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट। अभी यहां पे करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स मतलब आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, क्योंकि इन्होंने जो थियरी दी थी वो तो 150-200 साल पहले दी थी, क्या आज भी ये रिलेवेंट है, पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। अब ये कौन से टॉपिक से आ रहा है? थिंकर्स, टॉपिक नंबर 4। क्रिटिकली एग्जामिन मैक्स वेबर्स थियरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो ये टॉपिक 4 से भी है और टॉपिक 5 से भी है, तो यहां ओवरलैपिंग हो जाता है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी, हाउ डू यू रिलेट सोशियोलॉजी टू अदर सोशल साइंसेस, ये कौन से टॉपिक्स है? सोशियोलॉजीज रिलेशन विद अदर सोशल साइंस, कौन सा टॉपिक है पेपर 1 में? सिलेबस हाथ में रखो एक साइड में, सिलेबस देखते जाओ, क्वेश्चन देखते जाओ और इसमें टॉपिक नंबर लिखते जाओ, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रिपरेशन करने से पहले। टॉपिक नंबर 1 सब्जेक्ट रिलेटेड है ना, ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, तो टॉपिक 1 पेपर 1। फिर हाउ फार सोशियोलॉजिस्ट आर जस्टिफाइड इन यूजिंग दी पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड। अब ये अप्रोच या मेथड की बात हो रही है कि अगर सोशल रियलिटी या सोसाइटी को पढ़ना है तो क्या ये मेथड जस्टिफाइड है, तो ये मेथड रिलेटेड आ गया। मेथड्स किसमें है? 2 and 3। हैंडआउट नहीं है आपके पास? हैंडआउट सिलेबस है ना, उसमें देखते जाओ सिलेबस कहाँ है। देन सोशियोलॉजी एंड
कॉमन सेंस कौन सा टॉपिक है? टॉपिक 1, यहां लिखो टॉपिक 1। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से टॉपिक में आता है? अगेन विथ मेथड्स, कौन सा मेथड है? टॉपिक 2 या टॉपिक 3? सिलेबस देखो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स कहां पे? 2 में 3 में? 3, तो वहां लिखो 3। critically examine the dialectics involved in each mode of production as propounded by Karl Marx, thinker. Topic 4. Do you agree with Max Weber's idea that bureaucracy has the potential to become an iron cage? Again thinker और ब्यूरोक्रेसी, तो कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी आ जाएंगे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट कौन सा है पेपर 1 में? टॉपिक 7, तो 4 and 7। Then the concept of social mobility, education and social mobility, ये कहां पे आ रहा है? मोबिलिटी मतलब चेंज, 10, टॉपिक नंबर 10। एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज। How has the idea from work from home, this is current affairs, coronavirus, has forced us to redefine the formal and informal organization of work? इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट पेपर 1 में कहां पे है? टॉपिक 6। नोट्स मेकिंग सेंस? हाँ। With suitable example, explain how conformity and deviance coexist in a society as propounded by R.K. Merton. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये कौन से टॉपिक से है? R.K. Merton, हिताक्षी, हिमानी, ये कौन से टॉपिक से है सिलेबस के? ये जो पेपर 1 का सी वाला क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से है जुगल? हाँ, टॉपिक 4। गुड रिचा, इट्स फ्रॉम थिंकर्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ आप क्या करेंगे, सारे एक फोल्डर में प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस लेंगे। इनिशियली भले आपको नहीं पता है, लेकिन सब जगह साइड में मार्किंग करके लिख लेंगे। ठीक है, तो डेली सिलेबस और क्वेश्चंस का ये होना चाहिए। नाउ रीड दिस इंस्ट्रक्शंस। सोशियोलॉजी पेपर 1 कितने मार्क्स का है? 250। टाइम ड्यूरेशन कितना मिल रहा है आपको पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए? 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। टोटल मिनट्स 180। Now these are certain instructions. Read this carefully. Online students, read these instructions carefully. ये कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है? 2021। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन पेपर, टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं एक पेपर में? 8। उसमें से ये 8 क्वेश्चंस कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? 2। कैंडिडेट को इन 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 5। तो एक क्वेश्चन 50 मार्क का हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया? 250। लेकिन हर क्वेश्चन के सब डिवीजन होंगे, क्योंकि अगर 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उतने वर्ड्स भी लिखने पड़ते हैं। तो हम यहां पे स्टैंडर्ड ये देखेंगे कि 10 मार्क्स मतलब 100 वर्ड्स और 20 मार्क्स मतलब 200 to
250 वर्ड्स। तो हर 10 मार्क्स पे 100 वर्ड का आंसर लिखते हैं हम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 1 and 5 आर कंपल्सरी एंड यू हैव टू सिलेक्ट एनी 3 आउट ऑफ चूजिंग 1। तो दिस इज क्वेश्चन पेपर ऑफ मेंस 2021। उसमें हम देख रहे हैं पेपर 1। पेपर 1 में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, इसको लिख लो, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। 8 में से अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको, 5। टोटल मार्क्स कितने हैं पेपर के, कितने आवर में कंप्लीट करना है, मतलब 180 मिनट्स। इतना क्लियर है सबको। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, दो सेक्शन है। इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और यहां आएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4। यहां पे क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। कंपल्सरी क्वेश्चंस कौन से हैं, 1 and 5। तो इसको मार्क कर दो ऐसे अलग पेन या पेंसिल से। यहां पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब सिर्फ ये होने से हमारी प्रिपरेशन के पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम देखते हैं। क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी प्रिपरेशन पे, सिर्फ ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया और ये नहीं किया होता तो आपको सिलेबस के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। दिस मेक्स एग्जाम डिफिकल्ट, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इज कंसिस्टिंग ऑफ सब क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कंपलसरी है, इसमें जो सब क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो डायरेक्ट सीधा आपके 10 मार्क्स कट जाते हैं, और 10 मार्क्स कट गए मींस यू आर आउट ऑफ द रेस। दैट्स व्हाई रादर देन प्रिपेयरिंग इन डेप्थ प्रिपरेशन, इस एग्जाम में आपको क्या करना है, एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करना है ना। एक होती है विड्थ, तो ये एनालिसिस में क्यों करवा रहा हूं, इससे है ना आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी। और एक होता है डेप्थ। पेपर 1 में टोटल टॉपिक्स, सब टॉपिक्स कितने हैं, कभी गिने, एक बार जल्दी से गिन के बताओ। टोटल टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स कितने हो जाएंगे, टोटल टॉपिक्स तो 10 हैं, उसके अंदर कितने सब टॉपिक्स हो रहे हैं, 50 के आसपास कुछ नंबर आएगा। एक बार काउंट करो उसको। सिलेबस देखो, यूपीएससी का सिलेबस निकालो, है ना। इसको काउंट करो यहां पे ऐसे। ये हो रहा है 1। ये टोटल सब टॉपिक्स कितने हैं पेपर 1 में, 46। तो ये 46 टॉपिक्स आपको कंपलसरी प्रिपेयर करना है। पेपर 2 में वहां पे लिखो टोटल सब टॉपिक्स, नीचे कंक्लूजन लिखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ये सब टॉपिक्स बहुत हो जाएंगे। 35, फिर 36 37 38 39 40
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, अराउंड 80 टॉपिक्स हो रहे हैं। तो एग्जामिनर ने क्या कर दिया है, और जीएस में तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे 20 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंपलसरी है। लेकिन यहां पे कंपलसरी सिर्फ क्या है, तो देखने में तो यहां पे चॉइस मिल रहा है, बट इन प्रैक्टिस तो आप जो ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये किस किस टाइप के हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का होगा, 50। इसके सब क्वेश्चंस कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 5। अब ये पांचों के पांचों क्वेश्चन कंपलसरी हो जा रहे हैं। अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो सीधा आपके 10 मार्क्स माइनस हो जाते हैं, यू आर आउट ऑफ द रेस। ठीक है, तो उसी तरह पेपर 2 में भी हो रहा है। तो हमारे सामने चैलेंज क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है तो हमारे सामने चैलेंज क्या है, डेप्थ या विड्थ। विड्थ मीन्स नंबर ऑफ टॉपिक्स यू आर प्रिपेयरिंग, एंड डेप्थ मीन्स कितने वर्ड्स उसमें आप लिख सकते हो। अभी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। एक तो 10 मार्कर है ना, 10 मार्कर में आपको कितने वर्ड्स, यूपीएससी एक्सप्लिसिटली कह रहा है कितने वर्ड्स लिखने हैं, 150। तो एक तो 10 मार्कर है, फिर 20 मार्कर है, इसमें अप्रोक्सीमेटली हम कितने वर्ड्स ले सकते हैं, 200 टू 250। तो ये 20 मार्कर हो रहा है, ये भी 20 मार्कर है। तो कोई भी 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन, 5 से 8 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन कैसा है, तो क्वेश्चन 2 टाइप के हैं, दोनों 50-50 मार्क के होंगे, या तो 10-10 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे, या तो 20-20 और 10। कंक्लूजन लिखते जाओ, कंक्लूजन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस combination. Each question will consist of 50 marks, but within that the combination is different. तो जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो सारे के सारे 10 मार्कर्स है, तो 10 क्वेश्चन तो यही हो जा रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन में से अगर 1-2 क्वेश्चन भी जाते हैं तो डायरेक्टली आपके 20-30 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और ये जो फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन जो कंपलसरी है, ये कभी आप स्कोर कर पाएंगे जब सारे के सारे 80 टॉपिक्स पे आपके पास कितना वर्ड चाहिए, 200 से 300 बस। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 2 महीने तक थिंकर ही पढ़ते जाते, बाकी सब पे कंटेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं होना है। तो जो आपका ऑप्शनल है, ये पीटी एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, इनके बीच में गैप होगा। पीटी के 3 महीने पहले आपको सारा प्रिपरेशन छोड़ के सिर्फ पीटी पे ध्यान देना है। तो आपका ऑप्शनल का प्रिपरेशन ये डेडलाइन है। पीटी के 3 महीने पहले अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस योर ऑप्शनल शुड बी प्रिपेयर्ड। And what do I mean by preparation? That you should have content of 300 words on every topic and subtopic of syllabus. The day you will do it, your preparation is complete. फिर पीटी के बाद जो आपने तैयार किया है उसका सिर्फ यहां पे रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। Then you can easily clear. आपको एग्जाम से पहले ही पता होगा कि मैं क्लियर कर दूंगा,
लेकिन अगर ये डेडलाइन मिस कर दी है तो ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो सकते हो, बट काफी स्ट्रेस आ जाता है। बच्चे बोलते हैं ना हमको एग्जाम में स्ट्रेस आता है, वो क्यों आता है? ये डेडलाइन मिस कर देते हो। तो पीटी के 3 महीने पहले पीटी का भी सारा सिलेबस और मेंस का भी सारा सिलेबस और ऑप्शनल का भी सारा सिलेबस सब खत्म हो जाना चाहिए। व्हाट डू बाय प्रिपरेशन आई मीन के सिलेबस का जितना पोर्शन है जीएस का सबका, सब पे आपके पास कितना वर्ड का कंटेंट होना चाहिए बस। तो विड्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेप्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये 3 महीने में सिर्फ रिवीजन करना है और पीटी के मेंस में यहां पे रिवीजन करना है। न्यू कंटेंट आपको पढ़ना है बट इट शुड ओनली बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स जब भी आता है तो आपको प्रिपेयर करना है। तो जितना स्टैटिक पोर्शन है पीटी के 3 महीने पहले पूरा आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शनल जब आप प्रिपेयर करते हो पर्टिकुलरली, या जीएस भी प्रिपेयर करते हो, तो सारे सिलेबस में जितने टॉपिक्स है उसका एक मास्टर लिस्ट बनाओ, हर पे 300 वर्ड का कंटेंट बना दो, आपका प्रिपरेशन हो गया। जीएस एक तो यूपीएससी सिलेबस देता है, ठीक है, उसको है ना आपको क्या एक्सपांड करना है, एक लिस्ट बनानी है टॉपिक्स की जो एग्जाम में आ सकती है। इन सारे टॉपिक्स पे कम से कम 500 टॉपिक हो जाएंगे, 500 से 1000 टॉपिक हो जाएंगे, सब पे 300 वर्ड का कंटेंट बना दो, आपका प्रिपरेशन हो गया। तो अगर आपको पूछते ना कि आर यू प्रिपेयर्ड और नॉट, तो हाउ यू विल जज वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट? इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टॉपिक्स पर टॉपिक 300 वर्ड का आपके पास कंटेंट है कि नहीं। दिस इज हाउ यू शुड मेजर योर ओन हार्ड वर्क, एफर्ट, और हाउ क्लोज यू आर नियर टू द टारगेट, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पेपर होता है वैसा हमको स्ट्रेटेजी बनाना होता है। यस है जी, हाँ अभी देखते हैं हम, वो पूरा अभी देखते हैं। अभी पहले वो कंपलसरी जो आया है उसकी वजह से क्या हमारे स्ट्रेटेजी पे इफेक्ट पड़ता है, अभी हम पूरा उसका एनालिसिस करते हैं। मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी मैंने पूरा नहीं किया है, ठीक है। तो यूपीएससी जो क्वेश्चन कंपलसरी कर दे रहा है इसकी वजह से ये सब हो रहा है ना। तो पढ़ तो सब लेते हैं और बच्चे 1-1, 2-2 साल तक पढ़ते जाते हैं और यही एनालिसिस नहीं किया होता है। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which you should do prior to your preparation. तो अभी हमने देखा कि एक तो कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन 50 मार्क के हैं। क्या हो गया? तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। फिर ये जो क्वेश्चन 2, 3 और 4 है ये 20+10 वाले होंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखो इसमें see all these questions will consist of 50 marks, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना हो रहा है 50। और 2 और 3 में क्या है 20 + 20 + 10, 20 + 20 + 10, 20 + 20 + 10। ये सोशियोलॉजी के पेपर 1 का सेक्शन ए का स्ट्रक्चर है। ऐसा एनालिसिस जीएस में अब तक किस बच्चों ने किया है? हैंड रेस करो। सिलेबस का, क्वेश्चन पेपर का, तो सेम एनालिसिस जीएस में जाके करना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अभी सेक्शन 2 का एनालिसिस करके यहां पे लिखो, फिर हम डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सेक्शन 2 का पूरा एनालिसिस करो और यहां पे मुझे बताओ कितने आ रहे हैं। 5 मिनट देता हूं, अच्छे से देखो। कोई वेरिएशन है? 15 मार्क का क्वेश्चन या ऐसे कोई आ रहा है? देखो एक बार।
हाँ चंद्रेश 41 से ज्यादा है रिचा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये सेक्शन बी में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं देखो, मार्क्स देखो और यहाँ पे लिखते जाओ। ये जो इनकम्प्लीट है इसको पूरा करो। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये क्वेश्चन 5 में आएगा। 20 20 10 20 20 10, बाकी के 3 में आएगा। हाँ सेम है हिरल, वेरी गुड। सेम पैटर्न है रिचा, वेरी गुड। सारे बच्चे एक बार कंप्लीट कर लो एनालिसिस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। So don't think that I am wasting your time by not starting teaching you, क्योंकि teaching is not a big thing, है ना। किसी को आप मछली तालाब से निकाल के खिला दो और उसको मछली निकालना सिखाओ, ये दो चीज में फर्क होता है। तो आई एम इसको बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। पढ़ाना तो बड़ी चीज नहीं है, क्या है रट्टा मार के बोल देते हो। मेन होता है स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्ड करना, तो उनको अनेबल करना कि वो खुद से तैयारी कर दे। तो आपको उस मोड में लाना मेन हमारा काम होता है। सो दिस इज नॉट द वेस्टेज ऑफ टाइम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आइडियली यू शुड डन 1 year बैक। तो स्टिल इट्स फेयर इनफ दैट एटलीस्ट यू आर डूइंग। सम स्टूडेंट्स वुड हैव नेवर डन इट। इसके बाद किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एक मास्टर चार्ट बनाते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप लोगों के पास कंटेंट नहीं है, तो उससे आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्वेश्चन रिपीटेशन होता है। एक लेवल में आप कोई भी यूपीएससी का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, 40% रिपीटेशन ही होगा, है ना। तो क्या होता है कि ये जो पूरा सिलेबस है, ये सिलेबस समझ लो 100% है, तो उसका एक सेक्शन 40% हर साल रिपीट होता है। तो इसको डील करने का क्या तरीका है, इसके अभी से ही मॉडल क्वेश्चन आंसर बना दो, वहां पे जाके लिख के आओ, बस खत्म। दिस सेव्स टाइम, दिस ब्रिंग्स स्पीड, दिस ब्रिंग्स प्रेडिक्टिबिलिटी एंड दिस विल गिव यू कंट्रोल ओवर द एग्जाम। मतलब ये जो 40% क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उसका रेडीमेड इंट्रोडक्शन, रेडीमेड कंक्लूजन, रेडीमेड डायग्राम बना हुआ आना चाहिए, बस एग्जाम में आया लिख देना है, ठीक है। दैट वी विल सी एट द एडवांस स्टेज वंस यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट। ये जीएस में भी कुछ हद तक पॉसिबल है। पहले ये बहुत, ये जो पोर्शन था ये रिफॉर्म्स हुए, उससे पहले ये अराउंड 60% था, अब ये रिड्यूस हो गया है। बट एग्जामिनर के पास ज्यादा चॉइस है नहीं, अब 6 थिंकर में से थिंकर तो पूछेगा ही, तो वो एक लेवल के बाद आपको रिपीटेशन लगेगा, बट उसके लिए आपको कंटेंट होना रहेगा। तो ये जो 40% है, दिस विल टेक यू फार अहेड ऑफ द क्राउड, है ना। तो सारे ऑप्शनल के सिलेबस के सारे टॉपिक्स पे अलग से आप लिस्ट बनाओगे इंट्रोडक्शन की, सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स के कंक्लूजन की एक लिस्ट बनाओगे। तो रेडीमेड आपके पास एम्यूनेशन फायर होना चाहिए सीधा एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। अगर मार्क्स पे क्वेश्चन आ रहा है तो ये मेरे पास 5 अलग अलग इंट्रोडक्शन है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन होती है, ठीक है। वी विल सी एट द लेटर स्टेज एंड वी विल ट्राई टू गिव यू सम मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो, दिस विल हेल्प यू आउट। हाँ, एनालिसिस किया पेपर 2, पेपर 1 सेक्शन 2, इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? सेम, यहां पे, यहां पे, यहां पे 7 में और यहां पे। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। क्लियर इतना सबको? अभी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 तो कंपलसरी है। हमको टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं? हाँ, 8 में से टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 में से 2 तो हो गए,
अभी बच रहे कितने हैं? 3। मतलब इन 6 में से हमको 3 क्वेश्चन पिकअप करने, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों पेपर में से मिनिमम 1 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है। मतलब दोनों में से किसी पेपर में एक एक तो अटेम्प्ट लेना ही है, तो दोनों में से 1-1 तो क्वेश्चन आएगा। मतलब अभी दोनों में से कोई एक और क्वेश्चन उठाना है। मतलब एक सेक्शन से आप 2 उठाओगे, एक सेक्शन से 1। क्लियर? तो अगर इन तीनों में से आपने एक चूज किया है, तो इन तीनों में से कितना चूज करना पड़ेगा? 2। तब जाके ये 3 हो जाएगा। 3 प्लस ये 2, ये 2 हो गया 5। अगर इस सेक्शन में से आपने 2 क्वेश्चन पिक किए हैं, हम इस सेक्शन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट किया, तो यहां पे यू विल बी फोर्स्ड टू सिलेक्ट हाउ मेनी? 2। ठीक है, ये पूरा कंक्लूजन लिखो। At least one question has to be selected from both the section A and B. नीचे कंक्लूजन लिखते जाओ, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन। At least one question has to be selected from both the section. And suppose if you are selecting one question, only one question from section A, then you have to select 2 question from the section B. पूरा लिखते जाओ ये। And if you are selecting only one question from section B, then you are forced to select 2 questions from section A. लिखते जाओ, पूरा लिखते जाओ ये ऑब्जर्वेशन, सारा लिखते जाना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखते जाओ ये ऑब्जर्वेशन सारा। At least one question has to be selected from either question. For how many questions? For these 3. तो मतलब हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन तो कंपलसरी हो गए। एक तो जो पहले कंपलसरी था और एक फिर ये, है ना? तो इन चारों में से और इन चारों में से 2-2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। तो फाइनली क्या होगा, सेक्शन ए और बी, 2 क्वेश्चन यहां से है, 2 क्वेश्चन यहां से, एक फिर यहां से हो सकता है और एक यहां से हो सकता है। कंक्लूजन, क्योंकि एक कंपलसरी ये हो गया, एक एक तो उठाना ही है, फिर एक बचता है, वो आप यहां से भी ले सकते हो और यहां से भी ले सकते हो। तो सेक्शन ए बी, यहां पे भी 2 क्वेश्चन लिखने हैं, यहां पे भी 2 क्वेश्चन लिखने हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी फिर आपको एक पिक चूज करना है। So this is how the structure, and this can be changed. This can be changed. Marks का combination UPSC can change. लेकिन पिछले साल ये रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी जनरली इसी को ही कंटिन्यू कर रहा है। सो दिस वाज एनालिसिस ऑफ मेंस क्वेश्चन पेपर 1। अभी पेपर 2 निकालिए। पेपर 1 किससे रिलेटेड है? पेपर 1 का टाइटल क्या है? अभी पेपर 2 का टाइटल क्या होगा? तो मेंस का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसको निकालिए। 2021 का पेपर नंबर 2। अगर यहां पे किसी के पास हैंड आउट नहीं है, देन टेक आउट मोबाइल, यू कैन सी इन दैट, नो इश्यू इन द क्लास। यू कैन यूज द मोबाइल नॉट फॉर चैटिंग बट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसका जैसे पेपर 1 का हमने पूरा चार्ट बनाया ना, ऐसा इसका बनाओ। इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इसके। दोनों में सिमिलैरिटी है या अलग है? कहीं पे 15 मार्कर क्वेश्चन है, कहीं पे 25 मार्कर वाला क्वेश्चन है। और चार्ट बनाओ, जैसा सेक्शन ए का हमने चार्ट बनाया था, वैसे पेपर 1 का चार्ट बनाया, वैसे पेपर 2 का बनाओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
संदीप, साहिल, पेपर 2 का एनालिसिस करो। कृष्णा, इशिका, ग्रीष्मा, कुछ डिफरेंस दिख रहा है या सेम है? पेपर 2 का एनालिसिस करो। पेपर 2 का एनालिसिस पेपर 1 में क्या डिफरेंस है? एक मेजर डिफरेंस है, काफी बड़ा डिफरेंस है, वो मेरे को नोट डाउन करके बताओ, जिसकी वजह से कई बच्चे काफी अच्छा स्कोर कर लेते हैं पेपर 2 में, और कई बच्चे अच्छा कंटेंट लिख के आते हैं फिर भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। ऐसा एक इंस्ट्रक्शन है पेपर 2 में, उसको ढूंढ के निकालो। वो एक इंस्ट्रक्शन ऐसा है पेपर 2 में जिसकी वजह से 100 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। यस, सिलेबस साथ में रखो साइड में, और कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर 2 के कौन से टॉपिक से आ रहा है वो भी देखते जाओ। साइड में टॉपिक नंबर लिखते जाओ, वो भी करते जाओ फटाफट। दिस इज हाउ यू विल गेट हैबिचुएटेड विद द सिलेबस। पेपर 2 का सब लोग एनालिसिस करो, सिलेबस साथ में रखो। ये जैसे क्वेश्चन है सिलेबस के कौन से टॉपिक से आ रहा है, जैसे आम्बेडकर मेंट कंसेप्ट ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ये पेपर 2 के कौन से टॉपिक से आ रहा है। किनशिप कौन सा, या साइड में टॉपिक नंबर लिखते जाओ। ये कोडिंग पूरा बाय हार्ट होना चाहिए आपको। कुछ चीजों में पता नहीं चलेगा, उसको छोड़ देना, क्योंकि वो कोर कंसेप्ट है, अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं है, ठीक है। चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर इन अर्बन इंडिया, ये कहां से आ रहा है सिलेबस के, लिखते जाओ साइड में। गुरे और एल्विन, इन दोनों के बीच में डिबेट थी, ट्राइबल्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, क्या इंटीग्रेशन अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, क्या असिमिलेशन अप्रोच करते हैं, ये कौन से टॉपिक से आ रहा है। आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, किसमें चंद्रेश डिफरेंस क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट यू आर आस्किंग, डिफरेंस किस चीज में चंद्रेश, टाइप करके बताओ। कंटेंट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंस, ये अभी जस्ट इसका ओवर, अभी खाली जस्ट नोट डाउन करो, सारा आप नहीं कर पाओगे कि कौन सा टॉपिक से क्या है। अरे कंटेंट डिफरेंस किस में, किस कंटेक्स्ट में चंद्रेश, कंटेंट डिफरेंस किस में, एलाबोरेट करके लिखो।
पेपर 1 पेपर 2 में चलो अभी ये एनालिसिस करो, फिर बाद में देखते हैं, अभी ये करो पूरा। पेपर 2 मैक्सिमम कितने मार्क्स का आ रहा है, टाइम कितना मिल रहा है, इंस्ट्रक्शंस, एनी डिफरेंस कंपेयर टू पेपर 1, टोटल क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, टोटल क्वेश्चंस गिवन 8, कितने सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, 4, सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4, क्वेश्चन 1 एंड 5 आर कंपल्सरी, सेम रहेगा इसमें भी। तो जो पैटर्न पेपर 1 का है वही रहेगा। और इसमें जो सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 तो कंपल्सरी है, कितने मार्क्स का है ये, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, तो ये कंपल्सरी है। तो इसकी वजह से सिर्फ एक ये कंडीशन की वजह से हमको पेपर 2 के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। और कितना वर्ड लेना है हमको, सिर्फ प्रिपेयर करना है 300 वर्ड्स। पेपर 2 के टोटल टॉपिक्स कितने हो रहे हैं, काउंट करो सिलेबस में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काउंट करके बताओ टोटल नंबर कितना हो रहा है पेपर 2 के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में। तो ये कंडीशन की वजह से हमारी तैयारी पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स ऊपर से लेके नीचे तक काउंट करो सारा। ये अलग अलग हो जाते हैं, जैसे एजिंग, सेक्स रेशियो, चाइल्ड इन्फॉर्मेटिव, रिप्रोडक्टिव, तो ये 4 सब टॉपिक हो जा रहे हैं। ऐसे कितने टोटल टॉपिक्स हो रहे हैं, काउंट करके नीचे लिखो अप्रोक्सीमेटली टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स इन पेपर 2। ऑन ऑल these टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर कंटेंट ऑफ एटलीस्ट 300 वर्ड्स। दैट इज योर गोल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस ऑप्शन। काउंट किया ऑनलाइन बच्चों 60? ग्रीष्मा पेपर 3 है ही नहीं, सिर्फ पेपर 2 ही है। हाँ हाँ 60 के अराउंड हो रहे हैं, एक बच्चे ने काउंट करके बताया है। और किसने काउंट किया है कितने टॉपिक्स हो रहे हैं? अभी ये जितने टॉपिक्स आपने काउंट किए ना, सब पे 300 वर्ड का आपको कंटेंट बनाना है। जिस दिन आपने बना लिया, आपका प्रिपरेशन इज डन। एक लेवल तक का आपका प्रिपरेशन खत्म होता है। $87, रिचा, अंकुर 80, ओके। ऑफलाइन स्टूडेंट्स बताओ कितने हो रहे हैं? हाँ 95, ओके। 60 से सीधा 95, 35 टॉपिक्स का डिफरेंस आ गया। और एनी मोर नंबर्स? 86 हिमानी, ओके ठीक है। वॉट एवर इट इज 80 टॉपिक्स के आजू बाजू है। तो इन सारे 80 टॉपिक्स पे आपको 300 वर्ड्स का कंटेंट लाना है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज क्वेश्चन 1 and 5 ऑफ सेक्शन ए एंड बी आर कंपल्सरी। सेक्शन ए में सेकंड क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 20, 20, 10। तो उसी तरह से ये भी बन रहा है हमारा कि पेपर 2 कितने सेक्शन है? ए बी, हर सेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये पूरा नोट डाउन करो, थोड़ा रिपीटेशन होने दो। पेपर 2 में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए बी। टोटल मार्क्स 250, टोटल टाइम 180 मिनट्स और 3 आवर्स। लिखते जाओ, इसको लिखते जाओ।
थोड़ा रिपीटेशन होने दो, कोई बात नहीं। तो इसमें से कौन से क्वेश्चंस कंपलसरी है? 1 and 5। 1 and 5 का मार्क्स का कॉम्बिनेशन क्या है? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 दोनों में। 2, 3, 4 में क्या मार्क्स का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है? 20, 20, 10 ये सब में, और यहां पे भी वैसे ही सारा लिखो इसको। नाउ वन क्वेश्चन हैज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ दी सेक्शन एंड एटलीस्ट वन क्वेश्चन। और तो आप यहां से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो तो यहां पे कितने? 2 करने, और यहां पे अगर 2 करते हो तो यहां पे 1। तो कैसे बैठेगा? सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको 5 सिलेक्ट करने हैं, 2 यहां से, 2 यहां से, +1 या तो यहां से या तो +1 यहां से। कंक्लूजन, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ हैव सेम मार्क्स, सेम ड्यूरेशन, सेम कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस। लिख लो इसको। और ये जो एक्सरसाइज किया है आपको हर साल करते रहना है, ठीक है? तो अभी जो इस साल का पेपर आएगा वो भी इस तरह से आपको एनालिसिस करना है कि कभी यूपीएससी पैटर्न चेंज तो नहीं कर रहा है, तो यू हैव टू कीप आई ऑन ऑल दिस थिंग्स। तो इसी तरह से आप 2019, 2018 प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, ठीक है? एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इफ देयर इज एनी डिफरेंस और नॉट। सो क्लियर्ड सोशियोलॉजी किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं। अभी एक चीज है यहां पे, टोटल टाइम कितना है आपके पास? मतलब मिनट्स कितना हो गया? 180 मिनट्स है। टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं आपको? हाँ, 8 में से 5। तो पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है आपको? 5 क्वेश्चन है ना, टाइम कितना है? तो एक क्वेश्चन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए? डिवाइड करो इसको। मतलब आपको कितना मिल रहा है? तो जो सब क्वेश्चन हमने कितने टाइप के देखे? 10, 10, 10, 10, 10, ये 5 हो गए, और 20, 20 और 10, ये कितने हो गए? तो ये 5 क्वेश्चन के लिए भी आपको कितने मिनट्स मिल रहे हैं? और ये 3 क्वेश्चन के लिए, तो ये 5 क्वेश्चन के लिए 36 मिनट है, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट हो गया? हाँ, तो आपकी ये स्पीड लिमिट हो जाती है। 7 मिनट फॉर 10 मार्कर क्वेश्चन, तो 20 मार्कर के लिए 14 मिनट्स। कंक्लूजन, तो एक आंसर जो 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स है, आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना है, तो वहां पे सोचने का टाइम नहीं है। तो हाउ शुड बी योर प्रिपरेशन? इट शुड बी ऑन टिप। इससे मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, पूरे सिलेबस के इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डायग्राम बने हुए होने चाहिए। और 40% सिलेबस जो रिपीट होता है उसका रेडीमेड आपके मॉडल आंसर्स रेडी होने चाहिए। अगर ये कुछ क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपको रेडीमेड मिल जाते तो आप ये काफी कम टाइम में कर सकते हो, तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम ज्यादा मिलेगा। राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, अच्छी हैंडराइटिंग भी करनी है। सो फॉर एवरी 10 मार्कर क्वेश्चन for which you have to write 150 words, how much time you have? 7. Conclusion, तो यहां पे जब ये 20 मार्कर आता है तो यहां पे 14 मिनट्स हो जाएगी, और ये अराउंड 7 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 36। तो 20 मार्कर क्वेश्चन है तो आप 14 to 15 मिनट्स कर सकते हो,
और 10 मार्कर क्वेश्चन है तो 7 मिनट्स। यस, बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन सोसाइटी पेपर 1, इंडियन सोसाइटी सेक्शन है ना, कभी भी इंडियन सोसाइटी पे क्वेश्चन आता है, पहली लाइन क्या होगी? इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस, मल्टी प्लूरल, मल्टी एथनिक, मल्टी कम्युनिटी, बस हो गया इंट्रोडक्शन। फाइनेंस कमीशन पे कभी भी क्वेश्चन आता है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। क्योंकि फाइनेंस कमीशन क्यों है? इंडिया फेडरल है ना, तो 2 टीयर्स के बीच में पैसा डिवाइड करना होता है, पॉसिबल है। दिस सेव्स योर टाइम एंड दिस इज व्हाट टॉपर्स डू। वो कोई अलग प्लैनेट से नहीं आए होते हैं। इट्स ऑब्वियसली वेरी पॉसिबल इन जीएस। एक स्टूडेंट था, उसने एक डायरी बनाई हुई थी, उस डायरी में वो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता था तो डेटा लिखता जाता था, तो वुमन रिलेटेड, SC ST, एनवायरमेंट, सबके उसके पास हार्ड डेटा था, एंड यूज्ड टू रिवाइज एवरी टाइम एंड यूज्ड टू इजीली राइट इन आंसर्स। So there are multiple several ways you can do that. You can absolutely do that in GS. ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। अभी आप एक चीज नोट करेंगे कि कई बच्चों कंटेंट अच्छा लिख के आते हैं फिर भी उनको मार्क्स नहीं मिलता है। उसकी वजह क्या है? ये क्या लिखा है? यूपीएससी एक्सप्लिसिटली मेंशन करती नहीं है पेपर 1 में, क्योंकि वो तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बाय डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि ये कई सारा पोर्शन क्या होता है, जीएस का होता है। उसको आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कैसे लिखोगे, उस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ना कि कंटेंट। कैसे? जैसे एक कोई जीएस का क्वेश्चन पकड़ते हैं, इसमें अब जैसे ये क्वेश्चन है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रेरियन चेंज। तो हमारे एग्रेरियन चेंज टेक्नोलॉजी की वजह से सबसे बड़ा आया था कौन सा? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने टेक्नोलॉजी यूज किया था ना, ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, है ना। वो सीड्स अगर आप यूज करते हो तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज करने की वजह से इंडिया जो डेफिसिट हो रहा था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, क्या हो गया? सरप्लस। तो आप जनरल लिखोगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो ये नॉर्मल हो गया। आपको अगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखना है तो इसमें केस स्टडी लिखनी है। जिन सोशियोलॉजिस्ट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टडी करके अपना ओपिनियन दिया है, वो ओपिनियन लिखना है। जब वो करोगे तो क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होगा। या पेपर 1 के थिंकर्स का आपने यहां पे एप्लीकेशन किया तो क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये मैं आगे आपको पूरे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें कैसे रहता है। तो ये एक्सप्लिसिटली पेपर 1 के सेक्शन ए और सेक्शन बी में लिखा है, ठीक है। सो अभी इसको खाली ऑब्जर्व करके रख लो कि पेपर 2 में सारा का सारा कंटेंट किस पर्सपेक्टिव से लिखना है। This we will do it in later. Now the manner in which we have seen this paper of previous year of 2021, आपका होम असाइनमेंट है। इसी तरीके से आप 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14 और 13 ये सारे ईयर्स का एनालिसिस करके एक पेज में लिख देंगे। क्योंकि क्या हुआ था, इससे पहले 2012 के पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, 600 मार्क का ऑप्शनल होता था, तो पैटर्न पूरा अलग था। तो जब से सिंगल ऑप्शनल आया तो 600 से अभी ऑप्शनल के मार्क्स 500 हो गए हैं। तो ये सारा आप घर पे जाके एनालिसिस करेंगे, कितने सेक्शन ए बी कितने क्वेश्चंस है, और उसका में से आप अपना ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूजन बनाएंगे। और आने वाले टाइम में जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, अभी जैसे पेपर आएगा तो उसका भी आप ये लोग एनालिसिस करेंगे।
हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चंद्रेश, यस 36 मार्क्स। ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अभी छोड़ दो, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये हमने एनालिसिस किया। नाउ सोर्सेस, अभी आप लोगों के सबके पास एक हैंडआउट होगा, बुक लिस्ट होगा, उसको निकालो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके पास है, जिनके पास नहीं है वो बोर्ड पे देखे, मैं उसको चलाता हूं। तो ये साइड सिलेबस है, इस साइड बुक्स और सोर्सेस है, ठीक है। तो इनिशियली आप 11th स्टैंडर्ड की 2 एनसीईआरटी और 12th स्टैंडर्ड की 2 एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अगर नहीं है तो आप DICS की वेबसाइट पे जाके ये एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें से कैसे पढ़ना है ये आगे दिया है। तो ये 4 एनसीईआरटी हो जाती है। ये एक बुक है नितिन सांगवान की, इसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी। अभी ये बुक हम बेस बुक रखेंगे। बेस बुक रखने की वजह क्या है कि यूपीएससी का जिस हिसाब से सिलेबस है वैसी कोई टेक्स्ट बुक होती नहीं है, बट ये जो बुक है वो एग्जैक्टली यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से है। तो यूपीएससी के सिलेबस का जो चैप्टर 1 है इसी का ही चैप्टर 1 है। तो एटलीस्ट एक बुक तो आपके पास होनी चाहिए ना जो सारा सिलेबस कवर करता है, तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि भाई उसमें क्या है। तो दैट डज नॉट मीन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, बट दिस विल बी द बेस बुक, क्योंकि यूपीएससी का जिस हिसाब से आपको सिलेबस है उसी हिसाब से इसके सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक बुक होगी हेरोलंबस, ये पेपर 1 के लिए बाइबल है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर सोशियोलॉजी, पेपर 1। और पेपर 2 के लिए है MA इग्नू, ठीक है। तो दिस यू विल बी रीडिंग नाउ। इफ यू विल सी पेपर 1 मॉडर्निटी, सोशल चेंजेस, ऑल दिस थिंग्स, एक बुक आती है बॉटममोर, TB बॉटममोर। इस बुक के पेज नंबर 13 से 75 में इस ऑथर ने पूरा अपना व्यू दिया है कि सोशियोलॉजी कैसे यूरोप में एमर्ज हुआ है। तो ये पोर्शन यहां से पढ़ना है। फिर नितिन सांगवान का जो चैप्टर 1 है उसका पेज 1 से 22 MA इग्नू, और एक रिट्जर की बुक है उसमें पेज 138 में भी ये सारा कंटेंट है, और एनसीईआरटी के ये पेजेस है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सारा दिया हुआ है। तो दिस यू विल रीड। देन यू हैव साइंस, सोशियोलॉजी एज एन साइंस, ये मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है। तो हेरोलंबस का चैप्टर नंबर 14 है, वो किस पर है, मेथोडोलॉजीज में। तो ये पेजेस पढ़ने हैं। नितिन सांगवान का चैप्टर नंबर 2 है। फिर जो टॉपिक नंबर 3 है वो हेरोलंबस के चैप्टर नंबर 14 में ही है, नितिन सांगवान, और एनसीईआरटी में कुछ पोर्शन है। एनसीईआरटी एग्जॉस्टिव नहीं है, बट अगर आपका नया ऑप्शनल है तो यू स्टार्ट विथ एनसीईआरटी, दिस विल क्रिएट योर बेस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। तो यहाँ पे हम क्लास नोट्स भी देंगे, हमको प्रिंटेड मटेरियल्स भी देंगे जब भी जो टॉपिक आएगा, और हम एक ग्रुप बना देंगे जिसमें सारा मटेरियल हम डाल देंगे, तो यू कैन एक्सेस एनी टाइम। इफ यू कैन बाय द बुक्स इट इज वेल एंड गुड, इफ यू डोंट वांट टू बाय द बुक्स तो हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड चैप्टर्स जो है उसका जेरोक्स निकाल के सॉफ्ट कॉपी एक जो कॉमन ग्रुप होगा उसमें रख देंगे, तो यू कैन गेट इट वेन एवर यू वॉन्ट, और प्रिंट आउट जब भी आप जो भी पोर्शन का चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम हमारा एक कॉमन ग्रुप रहेगा दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस, या तो टेलीग्राम में बना देंगे या तो गूगल ड्राइव में, उसमें सारा कंटेंट होगा, रेगुलर उसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यू कैन टेक आउट द कंटेंट, रीड इट इन द सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अभी ये सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, हेरोलंबस इज द मेन बुक, रिट्जर सेकेंडरी बुक रहेगा, MA इग्नू में काफी कंटेंट दिया है, एनसीईआरटी में इसका सिर्फ बेस कंटेंट है, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक कौन सी होगी हमारी, हेरोलंबस। पेपर 2 के लिए MA इग्नू, ठीक है। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स फॉर यूपीएससी, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स, क्योंकि इग्नू क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो उसमें जो भी कंटेंट है अगर आप वो जाके एग्जाम में लिखते हो तो एग्जामिनर कैन नॉट डिनाई इट, ठीक है। तो उसी तरह से एनसीईआरटी भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल गिव यू सम प्रिंटेड नोट्स आल्सो फ्रॉम हियर,
और क्लास में हम एलेबरेट नोट्स लिखवाएंगे, ठीक है। तो इनिशियली आप ये नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जब जो लेक्चर हो जाता है तो इससे ये रीडिंग करना। अब ये जो सोर्स है ये भी हम अपडेट करेंगे, तो जो बुक लिस्ट है वो भी रहेगा, तो अपडेटेड बुक लिस्ट आप देखते जाना। इसमें मैं अभी जब भी जो भी पढ़ेंगे तो एमए में MSO करके कौन से पेजेस है वो भी मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको ये थिंकर पढ़ना है कार्ल मार्क्स, तो MSO के कौन से पेज में रहेगा, और जो हमारा कॉमन ग्रुप रहेगा उसमें उसकी सॉफ्ट कॉपी रहेगी, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन ये भी हेरोलम्बस में है, नितिन सांगवान में है, और एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स, ठीक है। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, अभी इस पर है ना कोई अच्छा मटेरियल है नहीं कोई भी टेक्स्ट बुक में, तो इन क्लास नोट रहेगा, प्रिंटेड मटेरियल रहेगा, नितिन सांगवान एंड एनसीईआरटी रहेगा। ये हेरोलम्बस में नहीं है इसके रिलेटेड इतना कंटेंट। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में हेरोलम्बस में अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बेस रहेगा और बाकी नितिन सांगवान में रहेगा। रिलीजन हेरोलम्बस में काफी अच्छे से दिया है, क्लास नोट्स रहेंगे आपके लिए, नितिन सांगवान एनसीईआरटी। सिस्टम्स ऑफ किनशिप के लिए भी हेरोलम्बस में काफी अच्छा कंटेंट दिया है, वो आपका बेस मटेरियल रहेगा, ये सेकेंडरी मटेरियल रहेगा। सोशल चेंज अच्छी तरह से हेरोलम्बस में नहीं है, तो ये आपको एमए इग्नू में से कवर करना पड़ेगा। नितिन सांगवान में तो पूरा सिलेबस वाइज दिया ही है, ठीक है। फिर हम पेपर 2 की तरफ आते हैं। पेपर 2 में एक बुक है नागला, बीके नागला। तो जैसे हेरोलम्बस में थिंकर्स दिए हैं, तो ये नागला की बुक में इंडियन थिंकर्स दिए हुए, तो 3 इंडियन थिंकर्स हैं, तो ये नागला की बुक में रहेगा। फिर इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडिया, तो जो बिपिन चंद्र आप जीएस में पढ़ते हैं वही इसमें पढ़नी है, लेकिन उसमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं होगा। वो क्या है? जनरल। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से AR देसाई की एक बुक है, उसमें है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो AR देसाई ने क्या किया था, जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट था 1857 से 1947, वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो वो किस में रहेगा? AR देसाई में। और जनरल पर्सपेक्टिव से किस में रहेगा? बिपिन चंद्र में। एक सुमित सरकार है, ये भी जनरल रीडिंग है, ये खुद मार्क्सिस्ट है, लेकिन उन्होंने जनरल तरीके से मॉडर्न इंडिया लिखा है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से AR देसाई ने लिखा है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे जब वो चैप्टर चलेगा। बाकी का कंटेंट नितिन सांगवान और एनसीईआरटी में रहेगा। सोशल स्ट्रक्चर के लिए एक बुक आती है रॉबर्ट स्टर्न की, चेंजिंग इंडिया, उसमें ये आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा एग्रेरियन और रूरल स्ट्रक्चर के लिए। बाकी का कंटेंट नितिन सांगवान, क्लास नोट्स मेन आपके रहेंगे, उसमें हम एलेबरेट आपको लिखवा देंगे, बाकी एनसीईआरटी में रहेगा। कास्ट सिस्टम, क्लास नोट, प्रिंटेड मटेरियल रहेगा मेजर। ट्राइबल सोसाइटीज में एक बुक आती है नदीम हसनैन की, ट्राइब्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये बुक में ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में काफी अच्छा दिया है, तो ये आप जीएस में भी इसको यूज कर सकते हो, इट विल बी यूजफुल टू इन जीएस ऑल्सो। फिर दिस क्लासेस एक बुक आती है MN श्रीनिवास की, कास्ट इन इट्स 20th अवतारा। अभी ये बुक क्या है? ये एडिटेड बुक है, जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स के आर्टिकल्स लेके इन्होंने एक बुक बना दी है, ठीक है। तो इसमें जो कास्ट रिलेटेड चैप्टर है, ये क्लासेस रिलेटेड, ये आपको यहाँ से काम आ जाएगा। किनशिप के लिए ये हेरोलम्बस में दिया हुआ है, और रिलीजन सोसाइटी नितिन सांगवान रहेगा, इसमें भी नितिन सांगवान रहेगा। बाकी में ज्यादातर क्लास नोट्स हैं। सोशल मूवमेंट्स के लिए एक अच्छी बुक आती है घनश्याम शाह की, तो इंडिया के जितने भी सोशल मूवमेंट्स हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, तो ये सारे के सारे मूवमेंट्स इसमें दिए हैं, ये आपको जीएस में भी काम आ जाएगा। पॉपुलेशन के लिए एक बुक आती है भेडे एंड कानितकर। अब ये कंटेंट पुराना हो चुका है क्योंकि सेंसस 2021 हो गया है, तो ये सारा जो बुक्स में कंटेंट किस सेंसस के हिसाब से होगा? 2011, लेकिन अभी तक बाहर मार्केट में नहीं आया, तो जब भी मार्केट में आ जाता है वी विल ट्राई टू अपडेट, लेकिन क्लास खत्म हो जाती है और बाद में सेंसस आता है, तो यू हैव टू अपडेट ऑन योर ओन, ठीक है। तो जो भी सारा कंटेंट होगा वो आपको किस डेटा के हिसाब से लेना है? 2021 के सेंसस के हिसाब से, क्योंकि ये पूरा पॉपुलेशन डायनामिक्स किस सेंसस पे आ जाएगा? सेक्स रेशियो बढ़ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन सब कुछ बदल जाता है इंडिया का। चैलेंजेस इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये पूरा करंट अफेयर्स रिलेटेड है, तो ये कोई भी पर्टिकुलर बुक में नहीं आता है, ठीक है। तो लार्जली जो रिसोर्सेज, प्राइमरी सोर्स हमारा क्या रहेगा? एनसीईआरटी, इससे आप स्टार्ट करेंगे।
और नितिन सांगवान है, उसमें तो सारे टॉपिक्स कवर्ड है, तो कहीं भी नहीं मिलता है तो वो एक बुक लेना है आपको। मेन सोर्स आपका रहेगा पेपर 1 में हेरोलंबस और पेपर 2 में MA इग्नू। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू बाय अ डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज आंसर्स में कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। जनरली एक सिंपल टेक्निक है, वुमन रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है सोशियोलॉजी में, उसकी आप एक डिक्शनरी में से लिस्ट बना देंगे, उसको आंसर में डाल दो, हो गया सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पूरा सिलेबस में वुमन रिलेटेड जितने थिंकर हैं, जितना है, सब कुछ एक लिस्ट बना दो और सारा का सारा आंसर में डाल दो, कितना बढ़िया आंसर हो जाएगा। तो वो स्लोली मैं आपको ये सब बताएंगे आगे, जैसे जब आपके पास कंटेंट आएगा। तो इसमें ये डिक्शनरी काम आती है, क्योंकि डिक्शनरी में सोशियोलॉजी की सारी टर्मिनोलॉजी रहेगी और वो आंसर में लिखनी है, तब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आएगा। तो जितने मैक्सिमम वर्ड्स इस डिक्शनरी से लेके आप आंसर में लिख सकते हो, उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो डायरेक्टली डिक्शनरी में से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इससे आपकी लैंग्वेज सुधर जाती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना जार्गन होता है, उस जार्गन में आंसर्स लिखने होते हैं, तभी जाके मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे एक रंजना सुब्रवाल है, ये जो जॉन स्कॉट की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, तो ये वेस्टर्न स्कॉलर है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया की टर्मिनोलॉजीज नहीं है, तो इसके लिए रंजना सुब्रवाल है, इनकी ये छोटी सी एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी में क्या है कि जब भी आप फ्री होते हो तो डेली 2-3 वर्ड्स इस तरीके से आपको प्रिपेयर करके अलग से इसके नोट्स बनाने, पहले अल्फाबेटिकल वाइज बनाओगे, फिर टॉपिक वाइज बनाओगे आप, ठीक है। एक जैसे एनसीईआरटी है, वैसे एनआईओएस भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, इसका भी मटेरियल है, तो बेस मटेरियल है। तो अगर किसी को एनसीईआरटी पसंद नहीं, ये पढ़ना है, तो ये पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा बुक्स जो है वो हम बाद में देखेंगे। एक बुक आती है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा, तो मिसलेनियसली सोसाइटल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिटेल में दिया है, तो ये आपको जीएस में भी यूज होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू रीड ईपीडब्ल्यू आर्टिकल्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। कुछ आर्टिकल्स की सॉफ्ट कॉपी हम आपको दे देंगे, बट जब क्लास खत्म होता है और कोई नए आर्टिकल्स आते हैं तो यू हैव टू ट्रैक योरसेल्फ, ठीक है। और सोशियोलॉजी रिलेटेड योजना, कुरुक्षेत्र, न्यूज़पेपर्स में से जो भी करंट अफेयर्स आपको मिलता है वो लेना है। अभी जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, तो एक न्यू विशाल पब्लिकेशन का लेटेस्ट लेना है, जिसमें अनसॉल्व्ड है सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। इसकी सॉफ्ट कॉपी हमने ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो अगर बुक लेना है। एक क्रॉनिकल की आती है जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस है, तो सारे प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन आए हैं उनके मॉडल आंसर दे के रखे हैं, लेकिन ये मॉडल आंसर सिर्फ नाम के हैं, इसका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी एक फेयर आइडिया या बेस आइडिया आ जाएगा आपको। हर क्वेश्चन के ऊपर कुछ कंटेंट रहेगा आपका, तो इट्स ऑप्शनल वेदर यू वांट टू बाय और नॉट। सो दिस इज द बुक लिस्ट विच वी विल डील इन डिटेल व्हेन वी विल स्टार्ट द लेक्चर। अभी दिल्ली से जो एक फैकल्टी है मिस्टर अभिजीत झा, ही विल बी कमिंग अराउंड ऑन 15th और 16th, तो उनकी भी कुछ इंट्रोडक्टरी क्लासेस रहेगी, तो उसको भी आप अटेंड कर लेना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ से मैनेजमेंट से पूछ लेना वो लोग कब आते हैं। तो although we should not start paper 2 right now, but he will take just few classes, 3-4 classes, so that you can be well versed with the faculty also. और साइमल्टेनियसली अभी इनिशियली हम स्लो जाएंगे सोशियोलॉजी ऑप्शन में, फिर रेगुलरली क्लासेस हम कर देंगे वंस यू हैव पिक्ड अप दी पेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है तो पूछो। आई होप टूडेज एनालिसिस वॉज यूजफुल टू यू। हाँ, टाइम वेस्टेज तो नहीं लगा ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है? देन विल एंड द क्लास। भाविक समझ में आ रहा है? इशिका एनी डाउट? थैंक यू हिरल। रिचा, ऋतु एनी डाउट? थैंक यू अंकुर। मैथ्स के लिए सिमिलर एनालिसिस करना है आपको तो फिर आप अभी करो, अभी सिखा दिया ना कैसे एनालिसिस करना है। हाँ, वो अभी आपको खुद करना पड़ेगा। थैंक यू ग्रीष्मा, हैव अ नाइस डे। थैंक यू रिचा, थैंक यू मानसी।
Thank you all of you. We'll end the class here then. Still, if you have any kind of doubt, you can contact the management and talk with me. Okay.